Hello everyone, welcome to NEET Legacy. In this video, we are going to cover summary of chapter number 1 of class 11th biology, the living world. So let's start it. Okay, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिफाइनिंग नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिविंग्स को क्या करती है, डिफाइन करती है, हमेशा लिविंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से हम लोगों ने इनको क्या नाम दिया, डिफाइनिंग नाम दिया। सो जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, दे वुड नॉट प्रेजेंट इन दी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे वुड ऑलवेज प्रेजेंट इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वाली बात हमें अच्छे से याद रखनी है। अब जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कौन कौन सी होंगी, पहला होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कॉन्शियसनेस और तीसरा मेटाबॉलिज्म। इनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आती है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स या फिर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। तो जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, लिविंग्स के अंदर प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। देखो, दे कैन बी प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, मतलब वो पहले क्या होंगी, लिविंग्स और नॉन लिविंग के अंदर दोनों के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। एंड देन दे कैन बी एब्सेंट इन दी नॉन लिविंग्स, मतलब कि वो लिविंग्स के अंदर क्या हो सकती हैं, एब्सेंट भी हो सकती हैं। सो हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं ग्रोथ की, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। तो सबसे पहले क्या होगा, मास के अंदर इंक्रीज होगा और दूसरा क्या होगा, नंबर के अंदर इंक्रीज होगा। तो ग्रोथ हुई है या नहीं हुई, इसके लिए हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि मास में इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। और अगर मान लो कि मास के अंदर इंक्रीज नहीं हुआ तो दूसरा हमें क्या देखना है, नंबर के अंदर इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, फिर उसके बाद में बात आती है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई सेल डिवीज़न की, मतलब जो ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो इनके अंदर ग्रोथ होती है बाई सेल डिवीज़न, सेल क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, उसके बाद में इनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ ग्रोथ हुई है। मान लो कि ये एक सेल था, उस सेल से क्या हुआ, डिवीज़न हुआ और इस सेल से दो सेल्स बन गए। ओके, दो सेल्स बनने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो एक सेल का मास था, उसके बाद में क्या हुआ, दो सेल्स बनी तो दो सेल्स का मास हो गया। तो मतलब कि मास के अंदर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मान लो ये 1 kg का था तो ये क्या हो गए, दो सेल्स बने, कितने kg के हो गए, 2 kg के हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास के अंदर इंक्रीज हुआ। दूसरी बात आती है नंबर की। तो नंबर क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज ही हुआ है नंबर। तो क्यों, क्योंकि पहले एक सेल था और एक सेल से क्या बन गया, यहाँ दो सेल्स बन गए। तो दो सेल्स बनने की वजह से नंबर कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। फिर उसके बाद में बात आती है ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट दी लाइफ होती है, बट जो एनिमल्स के अंदर ग्रोथ होती है वो अप टू सर्टेन एज होती है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो 20 से 21 साल तक की होती है। ठीक है, यहाँ तक ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद में ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है, हाइट बढ़ना जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। हाइट बढ़ने वाली जो ग्रोथ है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। ओके, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, मतलब कि बॉडी मास के अंदर इंक्रीज होगा तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, ग्रोथ मानेंगे। यस, बॉडी मास के अंदर इंक्रीज होगा तो उसे भी ग्रोथ माना जाएगा, और जो नंबर के अंदर इंक्रीज होगा तो उसे भी हम लोग क्या मानेंगे, ग्रोथ मानेंगे। ये दोनों फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। फिर बात आती है कि ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर कब बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर होती है। बट नॉन डिफाइनिंग हम लोगों ने क्यों बोला और डिफाइनिंग फीचर हम लोग इसे कब बोलेंगे, ये अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर कब होगी, जब वो ग्रोथ कैसे होगी, इनसाइड ग्रोथ होगी। ओके, कैसी होगी वो ग्रोथ, इनसाइड ग्रोथ होगी। जैसे कि हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, नॉर्मली इनसाइड ग्रोथ होती है। एक सेल था, उस सेल से दो सेल्स बने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, ग्रोथ हुई, नंबर के अंदर इंक्रीज हुआ, मास के अंदर इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से क्या हो गई, इनसाइड ग्रोथ हुई। तो ये इनसाइड ग्रोथ जो है ये क्या होती है, लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। ओके, फिर उसके बाद में बात आती है कि ग्रोथ को हम लोगों ने नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों बोला। तो हम लोगों ने इसे नॉन डिफाइनिंग फीचर इसलिए बोला क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस। इसलिए हम लोगों ने इसे क्या बोला, नॉन डिफाइनिंग फीचर बोला, क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, कोई भी पहाड़ है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से कोई पहाड़ था, उसके ऊपर क्या हुई, मिट्टी एक्यूमुलेट हुई, मिट्टी का ढेर उस पर एक्यूमुलेट होता गया होता गया होता गया। बहुत टाइम बाद में क्या हुआ, ये जो पहाड़ है इसका जो हाइट है वो इंक्रीज हो गया, इस तरीके से इंक्रीज हो गया। तो हम लोगों ने क्या कहा कि भाई पहाड़ की तो क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, बट जो पहाड़ है क्या वो लिविंग है, नहीं नहीं, पहाड़ तो कैसा है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग ग्रोथ दिखा रहा है, इसकी वजह से हम लोगों ने ग्रोथ को क्या कहा कि ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये नॉन लिविंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ओके,
इसलिए हम लोगों ने ग्रोथ को क्या कहा कि ग्रोथ क्या होता है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ दिखाते हैं। बट जो इनसाइड ग्रोथ होती है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इस पर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जो इनसाइड ग्रोथ है क्या वो डिफाइनिंग फीचर है। यस, इनसाइड ग्रोथ क्या होती है, डिफाइनिंग फीचर होती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन, बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, जो कि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं एंड पढ़ते भी हैं। देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डज नॉट रिप्रोड्यूस लाइक, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि क्या नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं, म्यूल, हनी बी एंड स्टेराइल कपल्स। ये एग्जाम्पल्स हमें एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली पॉइंट दे रखे हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ईजिली पूछे जा सकते हैं। सो हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। अब क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते, इसकी वजह से हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन है उसको नॉन डिफाइनिंग फीचर बताया है, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर तो वो थे जो कि क्या होते हैं, सबके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर जो रिप्रोडक्शन है वो म्यूल में, हनी बी में और स्टेराइल कपल्स में प्रेजेंट नहीं होता। इसकी वजह से ये क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। ओके, फिर उसके बाद हमें एनसीईआरटी में दिया है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दिए हैं जिनके अंदर बताया गया है कि इनके अंदर इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं उन्हें भी। फंजाई, ठीक है, फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है। जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी आएगा, सेक्सुअली भी फंजाई रिप्रोड्यूस करती है, तो मतलब वो फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के टाइम पे जो चैप्टर फर्स्ट में हमें दे रखा है वो सेक्सुअल स्पोर्स है, तो उसके लिए हमें अभी के टाइम पे यही याद रखना है। फिर उसके बाद में आती है ईस्ट एंड हाइड्रा। इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन बाई बडिंग होता है। इनके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो मतलब ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से छोटी सी आउटबर्ड निकल जाती है। ओके, एंड वो बर्ड जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ से टूट के नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने के बाद में यहाँ से क्या होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है। ओके, तो जो ईस्ट एंड हाइड्रा होता है उसके अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, बाई विच मेथड, तो बाई बडिंग। ओके, फिर उसके बाद में आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रीजनरेशन के थ्रू, मतलब कि जो प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है उसको जब कट कर दिया जाता है या फिर उसके अंदर जब कट लग जाता है तो उसका ये वाला पार्ट है, इसके अंदर से भी एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है और इस वाले पार्ट से भी एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है। फिर आता है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोस। इनके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। ओके, देखो यहाँ पे फंजाई था, इसके अंदर असेक्सुअल स्पोर्स बताया, और दूसरी बार में भी हमें फंजाई दिया है, इसमें क्या बता रखा है, फ्रेगमेंटेशन भी बता रखा है। तो हमें अगर फंजाई के लिए अभी के लिए पूछा जाए, चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये दोनों ऑप्शन आएंगे, बोथ लगाकर ऑप्शन आएगा, तो बोथ वाले को टिक करना है। ओके, फिर उसके बाद में हमें एनसीईआरटी में अलग से दिया है, वहाँ पे हमें बताया है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग होते हैं, ग्रोथ का मतलब अलग होता है एंड रिप्रोडक्शन का मतलब अलग होता है। ओके, and the second thing is growth and reproduction are mutually inclusive events in unicellular organism। मतलब कि जो unicellular organisms होंगे उनके अंदर क्या होगा, growth and reproduction inclusive events होंगे, मतलब दोनों के दोनों सेम होंगे। unicellular organism के अंदर हम लोग growth बोलें चाहे reproduction बोलें, ये सेम ही बात होती है, क्योंकि unicellular organism के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है, ये ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल, इसका एक सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इससे क्या बनेंगी, दो सेल्स बनेंगी, मतलब दो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ये ग्रोथ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। एंड रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की क्या बन जाते हैं, और ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म था और ये इसके क्या हो गए, बच्चे हो गए, जो कि इसी के जैसे है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन भी माना गया। इसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसे याद रखना। ओके, देन कम टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी कि मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग फीचर है। सो ये किस में अकर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होता है। इन विट्रो रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। बट जो इन विट्रो रिएक्शंस होती हैं वो आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म की जा सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहाँ परफॉर्म करवाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करवाते हैं। इन विट्रो इज नॉन लिविंग थिंग बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड द सेल्स आर द डिफाइनिंग फीचर। अब देखो यहाँ से हमारे पास दो क्वेश्चन उठते हैं। ये क्वेश्चन उठता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोगों ने क्या माना है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो इन विट्रो रिएक्शंस होती हैं वो तो क्या होती हैं, आउटसाइड द बॉडी होती हैं।
ओके, आउटसाइड दी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। बट उन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर हो रही हैं। तो ऐसा क्यों? क्या अब भी हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिफाइनिंग फीचर मानेंगे लिविंग का? तो हम लोग कहेंगे नहीं। हम लोग किन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिफाइनिंग फीचर मानेंगे? तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल के अंदर होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड द सेल, तो जो रिएक्शन सेल के अंदर होती हैं उन्हें हम लोग क्या मानेंगे, लिविंग्स का डिफाइनिंग फीचर मानेंगे। ओके, देन कम टू कॉन्शियसनेस, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी में लाइन हमें साफ साफ दी है, तो एनसीईआरटी में हमें बोल रखा है कि कौन से वाला ऐसा फीचर है जिसको टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर माना जाता है। तो व्हाट इज दैट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो दैट इज कॉन्शियसनेस। ओके, फिर उसके बाद में है कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, बेसिकली कॉन्शियसनेस होता क्या है? देन इट इज द एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये हमारी एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट के अंदर जितने भी चीज़ें अकर होती हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, सेंस करते हैं, और दूसरा हम लोग सेंस करके उन्हें क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो फोटो पीरियड होता है, वो फोटो पीरियड क्या करता है, जितने भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन सबको क्या करता है, हमेशा अफेक्ट करता है। ओके, बट किसको अफेक्ट करता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है फोटो पीरियड? नो, सबको अफेक्ट नहीं करता। ये किसको अफेक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ सीजनल ब्रीडर्स को अफेक्ट करेगा। ओके, चाहे वो प्लांट्स हो सकते हैं चाहे वो एनिमल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, कि सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है? तो उसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। अब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है? ह्यूमन बींग को देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसे। ह्यूमन बींग को हमेशा पता होता है कि वो कहाँ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइगर है, वो किसी भी गाँव में है, तो उसे पता नहीं होगा कि वेदर इट इज़ गाँव और इट इज़ शहर, उसे नहीं पता होगा। बट जो ह्यूमन बींग है उसे पता रहता है, वहाँ का एनवायरनमेंट देख के, वहाँ की सराउंडिंग्स को देख के वो पता लगा सकता है कि हाँ भाई ये क्या है, गांव हो सकता है या फिर एक शहर हो सकता है। वो खुद का दिमाग काम में ले सकता है, लेकिन जो शेर है वो खुद का दिमाग काम में नहीं ले सकता। इसलिए जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो किस में प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग के अंदर ही प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइन से ही उठता है वो ये है कि जो पेशेंट होता है कोमा में, उस पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो क्या हम लोग उसे लिविंग मानेंगे या फिर नॉन लिविंग मानेंगे? तो उस टाइम पे हम लोग उसे लिविंग मानेंगे। ऐसा क्यों? हम लोगों ने तो बताया कि कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है। फिर कॉन्शियसनेस अगर है ही नहीं तो हम लोग उस पेशेंट को लिविंग क्यों मान रहे हैं? इसलिए हम लोग उसे लिविंग मान रहे हैं क्योंकि उस पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, बट उसकी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म अकर हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो सारी की सारी रिएक्शंस उसकी सेल के अंदर अकर हो रही हैं। इसकी वजह से हम लोग उस पेशेंट को लिविंग मानेंगे। हाँ, उसे नहीं पता होगा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि वो कहाँ प्रेजेंट है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता होगा उसको, अपने एनवायरनमेंट का कोई चेंज जो हो रहा है एनवायरनमेंट में उसका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हाँ उसकी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। ओके, उसकी बीट्स वगैरह चल रही है, हार्ट बीट वगैरह चल रही है, इसकी वजह से हम लोग उसे क्या मानेंगे? लिविंग मानेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ से हमारा कॉन्शियसनेस वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, मतलब कि जितने भी लिविंग फिनोमिना होते हैं, लिविंग बींग्स के अंदर जितने भी फिनोमिना अकर होते हैं वो इंटरेक्शंस की वजह से अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, मतलब जिन सेल से वो बना होता है उनकी वजह से नहीं होती, बल्कि किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन की वजह से होती है। इंटरेक्शन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, कि मतलब वो सेल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और कुछ ना कुछ ऐसा परफॉर्म करती हैं जिसकी वजह से टिश्यू को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिल पाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा क्या है? स्किन है। ओके, स्किन क्या हो गया? एपिडर्मल टिश्यू हो गया। ठीक है, अब ये जो एपिडर्मल टिश्यू है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या प्रॉपर्टी है कि ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बाहर की चीज़ों को हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एंटर नहीं होने देता। राइट, ये प्रॉपर्टी होती है एपिडर्मल टिश्यू की। तो ये जो प्रॉपर्टी आई ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स जो हैं उनकी वजह से नहीं आई। ऐसे नहीं आई कि इसके अंदर ये सेल्स से बना है, नो, इस वजह से नहीं आई, बल्कि ये इस वजह से आई कि जो इसकी सेल्स हैं उन सेल्स ने क्या किया? एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन किया और कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से जो बाहर के पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्री हमारी बॉडी के अंदर बंद हो गई।
ओके, तो जितना भी फिनोमिना अकर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो किसकी वजह से अकर होता है? अंडरलाइंग इंटरेक्शन की वजह से। फिर आती है बात प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स की, मतलब सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, जिन मॉलिक्यूल से वो बने होते हैं उनकी वजह से नहीं होती, बल्कि वो किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि जितने भी इसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके अंदर क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से ये अकर होती है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद में आती है जो बायोलॉजी है उसकी डेफिनेशन हमें दी है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के ऊपर जो लाइफ की स्टोरी है कि लाइफ कैसे क्रिएट हुई अर्थ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिंक बाई शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे हमें बताया है एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब क्या करके रखते हैं? एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको वो क्या करके रखते हैं? हमेशा शेयर करके रखते हैं। जैसे हमारे पूर्वज थे तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर आया है? हमारे अंदर आया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? तो इसका नेम ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बायो का मतलब होता है क्या? लिविंग, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है टाइप्स। तो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज बेसिकली व्हाट? इट इज़ बायोडाइवर्सिटी। अब इसके अंदर हमें पता चलता है, एनसीईआरटी में हमें ये डेटा दिया है कि हमारी अर्थ के ऊपर अभी तक 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, अभी तक वो हमें क्या है? नोन है, हमें पता चली है। ये डेटा बेस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में हमें कुछ फुल फॉर्म दी है एनसीईआरटी में, वो भी देख लेते हैं। आईसीबीएन किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, एंड आईसीजेडएन इट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद में हम लोग आते हैं बायोनोमियन नॉमेनक्लेचर के ऊपर, जो कि हमें किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि बायोनोमियन नॉमेनक्लेचर हमें किसने दिया? तो वो कैरोलस लीनियस ने दिया। फिर उसके बाद में हमें कैरोलस लीनियस ने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिनको याद में रख के हमें क्या करना होता है? नॉमेनक्लेट करना होता है, साइंटिफिक नेम देना होता है या फिर बॉटनिकल नेम देना होता है या फिर जूलॉजिकल नेम देना होता है। तो ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। उन्होंने हमें बताया कि हर एक जो नाम होगा उसके पास में कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे, और वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज जेनरिक नेम एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। याद रखना, स्पीसीज नेम नहीं होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। स्पीसीज भी ऑप्शन में आएगा बट स्पीसीज को कैंसिल करना है और स्पेसिफिक एपिथेट के ऊपर राइट ऑप्शन लगाना है उसे। ओके, एंड फिर उसके बाद में हम एग्जांपल देखते हैं मैंगो का, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स है? 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज मैंजीफेरा, सेकंड वन इज इंडिका। तो जो मैंजीफेरा है वो क्या है? जेनरिक नेम है, और जो इंडिका है वो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। अब हम लोग इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, मतलब कि हमें क्या करना है, अगर किसी को भी नॉमेनक्लेट करना है तो उसके लिए जिन रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे वो यूनिवर्स के अंदर सेम ही होंगे। पूरे यूनिवर्स में वो सेम रूल्स फॉलो किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेट करने के लिए। तो जो पहला रूल है वो ये है कि बायोलॉजिकल नेम्स जनरली इन लैटिन, कि मतलब बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो किस में होते हैं? लैटिन में होते हैं, एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स। और जब भी हमें उनको क्या करना होता है? लिखना होता है, तो हम लोग उसमें किस लैंग्वेज में उन्हें लिखते हैं? तो इटैलिक लैंग्वेज में उन्हें हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। लेटिनाइज, वाई दे आर लेटिनाइज। अब पूछा जा सकता है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लेटिनाइज क्यों होते हैं? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उनका ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये लेटिनाइज क्यों होते हैं, क्योंकि जो लेटिनाइज्ड लैंग्वेज है ये इनका क्या करती है? ओरिजिन को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट वर्ड इज जीनस, जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा? जीनस होगा, एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। ये हम लोग क्या कर चुके हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं। व्हेन हैंड रिटन, जब भी क्या करना होता है हमें बायोलॉजिकल नेम्स को हाथों से लिखना होता है, तो क्या करना होगा? हमें दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, याद रखना क्या करना होगा? दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, एंड देन जब भी हमें क्या करना होगा? इनको प्रिंट करना होगा। ओके, प्रिंट करेंगे जब भी हम लोग इनको, तो हम लोग क्या करेंगे? इटैलिक्स में इनको प्रिंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आंसर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देख लिया था, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनका ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट, वो हमें बताता है कि जो फर्स्ट वर्ड है जो कि क्या है? जीनस है, ये क्या होगा? इसका जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो किस में स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, और उसके बाद में वो क्या होगा? कंटिन्यू होगा स्मॉल लेटर्स में।
और जो स्पेसिफिक एपिथेट है क्या उसका भी पहला लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा? नहीं, उसका जो पहला लेटर स्टार्ट होगा वो होगा स्मॉल लेटर से। ओके, एंड आगे कंटिन्यूड भी किस में रहेगा? वो स्मॉल लेटर्स में ही कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि हमें यही एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया है तो हम लोगों ने यही लिया यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका है। तो इस मैंजीफेरा इंडिका का जो पहला लेटर हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो जेनरिक नेम है उसका पहला लेटर हम लोगों ने स्टार्ट किया कैपिटल एम से, एंड आगे कंटिन्यू किया है हम लोगों ने इसको किससे? स्मॉल लेटर्स में, राइट। और उसके बाद में है इंडिका, तो इसको भी हम लोगों ने किससे स्टार्ट किया है? स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है एंड स्मॉल लेटर में ही इसे क्या किया है? कंटिन्यू किया है। और क्योंकि मैंने नाम लिखे थे पेपर के ऊपर, तो जब भी हमें इसे क्या करना है? हैंड रिटन करना है, तो दोनों नामों को और दोनों वर्ड्स को हमें क्या करना है? सेपरेटली अंडरलाइन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। ये इसको लिखने का सही तरीका है। ओके, लेट्स कम टू टैक्सोनॉमी। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? सबसे पहले ये देख लेते हैं। बेस्ड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होती है। ऑर्गेनिज्म की कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या किए गए हैं? डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं, और इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है टैक्सोनॉमी। अब जो टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट्स हैं ये: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमें कैसे याद रखना है इन्हें? हमें क्या इस तरीके से याद रखना है कि क्लासिफिकेशन पहले आएगा और नोमेनक्लेचर बाद में आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, हमें इन्हें ऐसे याद नहीं रखना। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट वी स्टडी इन टैक्सोनॉमी। तो क्या क्या पढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में एक और टर्म आती है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। सो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? तो सिस्टमैटिक्स होता है टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब हम लोग क्या करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर, हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है, ओके, उस हिस्ट्री को जब हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो उसको एक नेम दे दिया जाता है, उसको एक टर्म दे दिया जाता है जिसका नाम होता है सिस्टेमैटिक्स। देन कम टू टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल्स के लिए। एंड डिवीजन किसके लिए यूज़ होता है? प्लांट्स के लिए। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, ये सब आता है। फिर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो किंगडम है वहाँ से स्पीसीज की तरफ मूव करते हैं, तो सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो सिमिलरिटीज़ क्या होती जाती हैं? इंक्रीज होती जाती हैं। ओके, ये याद रखना बहुत अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसके अंदर जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वैसे वैसे सिमिलरिटीज़ क्या होती जाती हैं? इंक्रीज होती जाती हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं अपने, जो ये टेक्सा हमें दिए हैं, हायरार्किकल जो पॉइंट्स हैं वो हमें दिए हैं, इन्हें भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ये ऑर्डर याद रखना है कि पहले किंगडम आता है, फिर उसके बाद में फाइलम, डिवीज़न आता है। अब इसके लिए हमें कोई भी निमोनिक्स जो है वो तैयार नहीं करना, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें डायरेक्टली याद करना होता है। तो क्या हम लोग सबके लिए निमोनिक्स बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं तो एग्जाम के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इतने सारे निमोनिक्स को याद करते करते ही। तो बहुत कम पॉइंट्स हैं जिनके निमोनिक्स बनाकर हमें चलना है, जो कि मैं इसी समरी में आपको बता दूंगी। बट इस वाले का हमें निमोनिक नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने भी इसे ऐसे याद कर रखा है। डायरेक्टली हम लोग जब 4-5 बार इसको याद करते हैं तो एकदम अच्छे से ये हमें याद हो जाता है। तो बिल्कुल भी निमोनिक्स नहीं बनाना और इसे ऐसे याद रखना है। ओके, ईच कैटेगरी रेफर्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज नोन एज टैक्सोन। अब यहाँ पे जो हर एक कैटेगरी थी, कैटेगरी किसे बोला गया है? कैटेगरी बोला गया है जैसे कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर है वो सब के सब क्या है? कैटेगरी है। और ये जो हर एक कैटेगरी है ये क्या है? क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है। ओके, और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? टैक्सोन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, तो जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे पास में है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिजर्वेटिव वाले, ठीक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं, उन्हें देखते हैं। फॉर डेड ऑर्गेनिज्म, तो प्रिजर्वेशन हम लोग किसके लिए करेंगे? डेड ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए होंगे उनके लिए करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा? हर्बेरियम। ओके, हर्बेरियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डेड प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर उसके बाद में आता है म्यूजियम। ओके, म्यूजियम के अंदर हम लोग किसे प्रिजर्व करके रखते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स को, दोनों को प्रिजर्व करके रखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हर्बेरियम में हम लोग किसे प्रिजर्व करके रखते हैं और म्यूजियम में हम लोग किसे प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन हम लोग किसका करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, किसका करेंगे कंजर्वेशन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंजर्वेशन करेंगे, जिसमें पहला आता है जूलॉजिकल पार्क,
और उस जूलॉजिकल पार्क में हम लोग किसे रखेंगे, एनिमल्स को रखेंगे। बॉटनिकल गार्डन दैट इज द सेकेंड वन, उसके अंदर हम लोग किसको रखेंगे, प्लांट्स को रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। ओके, फिर उसके बाद में आता है लिटरेचर या फिर बुक्स। ठीक है, तो बुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, वो आ जाएंगी फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हर्बेरियम को पढ़ेंगे। तो मेनली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, मतलब जो हर्बेरियम है वो हमारे क्या काम आता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए काम में आता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसे प्रिवेंट करेंगे, किसे प्रिजर्व करेंगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग किसे प्रिजर्व करेंगे, याद करो एक बार, यहाँ पे हम लोग प्रिजर्व करेंगे प्लांट्स को। ओके, डेड प्लांट्स प्रेस्ड एंड ड्राइड। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से प्रिजर्व करना है डेड प्लांट्स को, हम लोगों को प्लांट्स को एक जो डाई प्लांट है उसे लेना है, उसे प्रेस करना है शीट के ऊपर। हर्बेरियम शीट होती है कुछ इस तरीके से, जो कि हम लोग स्कूल्स में काम में लेते हैं, बनाते हैं प्रैक्टिकल के टाइम पे। तो शीट के ऊपर हम लोगों को कुछ यहाँ पे जो प्लांट है उसे प्रेस करना है, पहले उसे ड्राई करना है और फिर उसके बाद में उसे क्या कर देना है, यहाँ पे प्रेस कर देना है। ओके, फिर उसके बाद में है इन्फॉर्मेशन ऑन लेबल। अब हमें क्या करना होता है, इस शीट के ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर, ठीक है, बेस वाला पॉइंट होता है, उसके राइट कॉर्नर पे एक लेबल लगाना होता है और उस लेबल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, सबसे पहले हमें क्या लिखना है वहाँ पे, डेट एंड मतलब डेट लिखनी है कब हम लोगों ने इसे कलेक्ट किया था, एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन कि कहाँ से हम लोगों ने इसे कलेक्ट किया है। फिर उसके बाद में उसका नाम, तो नाम के अंदर कौन कौन से नाम लिखने हैं, इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बॉटनिकल नेम, ये तीनों लिखने हैं। फिर उसके बाद में आता है फैमिली नेम एंड कलेक्टर नेम। ठीक है, क्या क्या आएगा, फैमिली नेम और दूसरा कलेक्टर नेम आएगा, मतलब किसने इसे कलेक्ट किया है ये भी इसके अंदर आ जाएगा। एनिमल्स आर नॉट प्रिजर्व ओनली प्लांट्स, अब इसके अंदर क्या होता है, एनिमल्स प्रिजर्व नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें किसको प्रिजर्व करना है, प्लांट्स को प्रिजर्व करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इट इज सर्व एज क्विक रेफरेंस सिस्टम, अब ये जो हर्बेरियम होता है ये क्या होता है, क्विक रेफरेंस सिस्टम के अंदर हमारे काम आता है। क्यों काम आता है, क्योंकि हम लोगों को जो प्लांट्स हैं वो इसके अंदर बहुत इजीली प्रिजर्व मिल जाते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो अच्छे से हमें मिल जाता है, उनका नेम और कहाँ से इसे कलेक्ट किया गया है, किस एरिया के अंदर ये मिल सकता है, इन सब का आइडिया हमें यहाँ पे हर्बेरियम शीट से लग जाता है। ओके, उसके बाद हमें एनसीईआरटी में दिया है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन को हम लोग पढ़ते हैं, ये भी किसके लिए काम में आता है, प्लांट के या फिर जिसको भी यहाँ पे रखा जाता है उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए काम आता है। अब इसके अंदर हम लोग किसे रखेंगे, तो इट इज़ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ओके, याद रखना कि बॉटनिकल गार्डन होता है वो लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है और हर्बेरियम होता है वो डेड प्लांट्स का कलेक्शन होता है, याद रखना। ओके, फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है कि लेबल है बॉटनिकल नेम एंड फैमिली नेम। अब याद रखो कि जो बॉटनिकल गार्डन होता है उस गार्डन के अंदर लिविंग प्लांट रखा जाता है और उस लिविंग प्लांट के पास में ही क्या होता है, एक लेबल रखा जाता है और उस लेबल के ऊपर उसका बॉटनिकल नेम, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है उसे लिखा जाता है, और दूसरा क्या लिखा जाता है, फैमिली नेम लिखा जाता है। यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसके बाद में हमें कुछ लर्निंग पॉइंट्स दिए हैं। ओके, कुछ बॉटनिकल गार्डन्स हैं उनके नाम दिए हैं एंड देन उनकी प्लेस दी है कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा बॉटनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ है, क्यू के अंदर है, जो कि कहाँ है, एक इंग्लैंड के अंदर है। ओके, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि कहाँ है, हावड़ा के अंदर है। ओके, ये इंडिया में ही है और हावड़ा के पास में है, हावड़ा में है। ओके, नेशनल बॉटनिकल गार्डन और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, लखनऊ, इंडिया में है। ओके, इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सारे के सारे समरी के जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन द नेक्स्ट इज म्यूजियम। म्यूजियम पे आते हैं। तो म्यूज़ियम के अंदर क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको किसके लिए काम में लेंगे, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए। तो याद रखना जितने भी हमारे पास में एड्स दिए हैं हमें, वो चाहे हर्बेरियम हो, चाहे बॉटनिकल गार्डन हो, चाहे म्यूज़ियम हो, ये किसके लिए काम में लेते हैं हम लोग, बेसिकली वो काम में लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से उठा हुआ क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर यहाँ पे म्यूज़ियम में हम लोग किसको प्रिजर्व करेंगे, तो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, याद रखना दोनों के दोनों डेड होंगे एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों होंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल को प्रिजर्व करेंगे या फिर सिर्फ प्लांट को प्रिजर्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोनों को प्रिजर्व करेंगे।
जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। अब जितने भी म्यूजियम होते हैं ये हम लोग जब भी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्कूल में भी एक म्यूजियम होता है, कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होते हैं, म्यूजियम होते हैं जहाँ पे डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। ओके, स्पेसिमेंस आर यूज फॉर स्टडी रेफरेंस। तो जितने भी हमारे पास में स्पेसिमेंस होंगे ये किसके लिए काम में आएंगे, स्टडी रेफरेंस के लिए काम में हम लोग लेंगे इनको। लार्ज एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लार्ज एनिमल्स जो हैं, मान लो छोटे प्लांट्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, उनको तो इजीली हम लोग जो लिक्विड होता है उस लिक्विड के अंदर डाल के फिर रख सकते हैं, फिर प्रिजर्व कर सकते हैं। और जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके लिए इतना सारा लिक्विड हम लोग नहीं लेते हैं, इतने बड़े कंटेनर्स भी नहीं लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उनके लिए उनको हम लोग जो भी उनके अंदर मटेरियल होता है उसे निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में उनकी स्टफिंग कर देंगे। ओके, उनके अंदर क्या किया जाता है, घास फूस भर दिया जाता है और घास फूस भर के हम लोग उन्हें क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और स्टडी पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे काम में लेते हैं। ओके, तो म्यूजियम के लिए याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, म्यूजियम के अंदर ये सारे काम करते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ की। तो की के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब ये की है, ये भी किसके लिए काम में आती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आती है। बट किसका आइडेंटिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। की से जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली उठ जाता है। ओके, एग्जाम के अंदर जब भी हमारे क्वेश्चन आता है लिविंग वर्ल्ड से तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन की से आए। ओके, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो कि समझने लायक हैं, तो यहाँ पे हम लोग उन्हें समझ लेते हैं। तो की सबसे पहले किसके ऊपर बेस्ड होती है, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर बेस्ड होती हैं। इस बात को ध्यान में रखना। बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड एज कपलेट। अब ये देखो, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है उल्टे, ठीक है। तो ये जो की होती है ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, उल्टे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती हैं और वो किस में रहते हैं, पेयर में रहते हैं और उनको नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है कपलेट का। आगे देखो, रिप्रेजेंट चॉइस बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। अब ये जो कॉन्ट्रास्टिंग थे तो उनके बीच में क्या करेगा, ये दो ऑपोजिट ऑप्शन थे, कॉन्ट्रास्टिंग यानी ऑपोजिट, तो इन दो ऑपोजिट ऑप्शंस में ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद में एक और स्टेटमेंट हमें दिया है कि हर एक जो स्टेटमेंट है की का, उसे हम लोगों ने क्या नाम देना है, लीड नाम देना है। अब ऐसा हम लोगों ने क्यों किया वो हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। देखो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है हमें। जैसे कि देखो, हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, लेट्स सी क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है और इसका हमें क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले क्या देखेंगे, किंगडम देखेंगे। तो किंगडम के लिए हमारे पास में क्या आएंगे, दो ऑप्शंस आएंगे और ये दोनों के दोनों ऑप्शंस क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। ओके, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो इस तरीके से होंगे, तो उल्टे ऑप्शंस होंगे। उन दोनों ऑप्शन में से हम लोगों को क्या करना होगा, एक को सेलेक्ट करना होगा। एक को सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमें लीड करेगा, ठीक है, लीड करेगा दो और ऑप्शंस की तरफ, जो कि हमें क्या बताएंगे, किंगडम के बाद में क्या आता है, फाइलम आता है, तो वो हमें फाइलम बताएगा। अब इन दो ऑप्शंस में से भी हमें क्या करना है, एक को सेलेक्ट करना है। फिर फाइलम के बाद में आता है ऑर्डर, तो ये ऑप्शन हमें फर्दर दो ऑर्डर के ऑप्शंस देगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि एक ऑप्शन होता है वो लीड करता है, तो इसलिए हम लोगों ने की को क्या कहा कि हर एक जो स्टेटमेंट होता है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये क्या करता जा रहा है, आगे आगे लीड करता जा रहा है और क्लासिफिकेशन पूरा करवाता जा रहा है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब देखते हैं हम लोग आगे कि आगे क्या बोला है हमें। देखो आगे एक और पॉइंट बोला है कि जो की होती है वो एनालिटिकल होती है नेचर में। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे होता है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है कि की का नेचर कैसा होता है, तो कुछ और दूसरे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो याद रखना कि की का नेचर कैसा होगा, एनालिटिकल नेचर होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं लिटरेचर पे। तो लिटरेचर में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है, वो आता है फ्लोरा। तो फ्लोरा का सिंपल मीनिंग किससे रिलेट होता है, प्लांट्स से। तो ये हमें प्लांट्स के बारे में ही बताएगा जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें मिलेंगे। ओके, तो फ्लोरा किसके बारे में बताएगा, उन प्लांट स्पीसीज के बारे में बताएगा दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। फिर सेकंड आता है, वो आता है मैनुअल। तो मैनुअल हमें क्या बताएगा, नेम ऑफ स्पीसीज। याद रखना, मैनुअल किसे बताएगा, स्पीसीज के नेम्स बताएगा। ओके, देन इज मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ का मतलब क्या हो गया, मोनो का मतलब, मोनो के मतलब से याद रखना, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, किसी एक सिंगल टैक्सॉन की इन्फॉर्मेशन देगा, चाहे वो फाइलम के बारे में बता देगा, चाहे वो क्लास के बारे में बता देगा, कुछ भी बता देगा, बट एक सिंगल टैक्सॉन की हमें क्या देगा, ये इन्फॉर्मेशन देगा। फिर उसके बाद में आता है कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होता है, पूरी की पूरी लिस्ट। ओके, दैट इज कैटलॉग। तो ये हमें क्या बताएगा, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। कैटलॉग क्या बताएगा, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया।
ओके। फिर उसके बाद हमें एनसीईआरटी ने कुछ ये लर्निंग पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से याद करके रखना है ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग उसे सही करके आएँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी ने हमें यहाँ दिया है वो है सोलेनम जीनस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ सोलेनम। तो उसके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे कि इट इज़ जीनस, इट इज़ स्पीसीज़ या फिर कुछ और। ठीक है, फैमिली है कि ऑर्डर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि सोलेनम क्या होता है, एक जीनस होता है। अब इस जीनस के अंदर जो स्पीसीज आती हैं वो स्पीसीज कौन कौन सी आती हैं, तो वो आती है पटेटो एंड ब्रिंजल। ठीक है, कौन कौन सी आती है, पटेटो एंड ब्रिंजल। अभी के अभी याद कर लो इन्हें। ठीक है, सोलेनम जीनस है और उस जीनस में कौन कौन सी स्पीसीज आएंगी, पटेटो आएगा और क्या आएगा, ब्रिंजल आएगा। फिर ऐसे ही क्या है, एक दूसरा जीनस है हमारे पास जो कि कौन सा है, पैंथरा। ओके, इस पैंथरा के अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्पीसीज आएंगी, तो 3 स्पीसीज आएंगी। एनसीईआरटी में 3 स्पीसीज दी हैं, इन्हें हमें याद रखना है, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस एंड पैंथरा टाइग्रिस। अब ये जो पैंथरा लियो है, तो लियो के अंदर कौन आता है, लोयन आता है। पार्डस में कौन आता है, लेपर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं वो आता है। और टाइग्रिस में टाइगर आता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्पीसीज हैं, इन तीनों का क्या है, एक ही जीनस है और वो जीनस कौन सा है, वो है पैंथरा। याद रखो, एक जीनस की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं बट एक स्पीसीज है उसका क्या होता है, मान लो 2 या 3 स्पीसीज है उसका सेम जीनस हो सकता है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पॉइंट से भी। फिर उसके बाद में बात आती है फैलिडी की। तो फैलिडी क्या है, एक फैमिली है। याद रखना, फैलिडी क्या है, जीनस नहीं है, इट्स अ फैमिली। एंड इसके अंदर 2 जीनस आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं, फैलिस और दूसरा कौन सा आता है, पैंथरा। ठीक है, तो फैलिडी फैमिली में कौन कौन से जीनस आएंगे, फैलिस आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, पैंथरा आएगा। फिर उसके बाद में आता है सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या होती है, सोलेनेसी इज ऑल्सो फैमिली और इस फैमिली के अंदर क्या आएंगे, 3 जीनस आएंगे। ओके, तो फैमिली के अंदर कौन कौन से, सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से जीनस है, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। ठीक है, कौन कौन से जीनस आते हैं सोलेनेसी में, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। ठीक है, याद रखना इनको। उसके बाद में एक ऑर्डर हमें दिया है। ओके, तो वो कौन सा वाला ऑर्डर है, वो है कार्निवोरा। तो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं, याद रखो इन्हें। कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आएगी फैलिडी और कैनिडी फैमिली। अब ये फैलिडी कैनिडी क्या है, कैनिडी जो होती है उसमें आता है डॉग एंड जो फैलिडी होती है उसमें कौन आती है, कैट आती है। ये उनकी फैमिलीज हैं। फिर उसके बाद में एक और ऑर्डर है जो कि किसका है, प्लांट्स का है, वो है पॉलीमोनियल्स। ओके, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है और इसके अंदर जो फैमिलीज आती हैं वो कौन कौन सी आती है, कन्वोल्वेसी और एक और आती है, वो आती है सोलेनेसी। ओके, कौन कौन सी, कन्वोल्वेसी एंड सोलेनेसी। तो यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, अपना चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको लेक्चर पूरा समझ आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर भी कर देना। थैंक यू।